नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। आपको बता दें कि आज पूसा कृषि मेले का दूसरा दिन है और वहाँ पर आज क्या खास गतिविधियां होने वाली हैं, उनके बारे में भी हम आपको अपने आज के कार्यक्रम में जरूर जानकारी देंगे। तो आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, एकीकृत कृषि प्रणाली आपकी आय में बढ़ोतरी करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में एकीकृत कृषि प्रणाली पर श्रृंखला चलाई जा रही है। तो आइए आज आपको एकीकृत कृषि प्रणाली के कर्नाटक मॉडल को दिखाते हैं कि किस तरह से कर्नाटक के किसान इस एकीकृत कृषि प्रणाली से लाभ उठा रहे हैं। कर्नाटक का ये IFS मॉडल विशेष रूप से शुष्क भूमि के लिए है। शुष्क भूमि यानी ऐसे इलाके जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो और खेती बाड़ी बारिश के पानी पर ही निर्भर हो। हमारे देश में आज भी आधे से ज्यादा खेती बारिश पर ही निर्भर है। पानी की कमी की वजह से यहाँ फसलें भी कम बोई जाती हैं, उनका उत्पादन भी कम होता है और कमाई भी थोड़ी होती है। ऐसे में कर्नाटक जैसे मॉडल राह दिखाते हैं और उम्मीद भी जगाते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कर्नाटक मॉडल में बहुत सारी फसलें लगी हैं। फलों में चीकू और केले के पेड़ हैं। इसके अलावा मूंगफली की फसल भी इस मॉडल में मिल जाएगी। दूसरी फसलों में मूंग, रागी और अरहर के अलावा मक्का उगाई जा रही है। दक्षिण भारत में करी पत्ते के बिना सब्जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इस मॉडल में करी पत्ता भी उगाया जा रहा है। इस मॉडल में पॉली हाउस भी है और शेड नेट भी। इसके अलावा यहाँ 2 गाय, 14 भेड़ें और 50 मुर्गियां पल रही हैं। पशुओं के लिए अजोला चारा उगाया जा रहा है। कर्नाटक मॉडल में टीक के पेड़ भी लगे हैं। इनकी लकड़ी किसानों को अच्छी आमदनी दिला देगी। साथ ही यहाँ प्राकृतिक खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने की सुविधा उपलब्ध है। यानी 1 हेक्टेयर जगह में आपको वो सब मिल जाएगा जो एक आदर्श IFS मॉडल के लिए जरूरी है। इन सब कामों से थोड़ी थोड़ी आय प्राप्त हो रही है, जो मिलकर 4,90,000 के आसपास बैठती है। डेयरी क्षेत्र में सिर्फ 2 गाय से सालाना 78,000 रुपए से ऊपर की आमदनी हो रही है। इस मॉडल को कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय शिवामोगा ने विकसित किया है और ये राज्य भर में लोकप्रिय है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उसका इरादा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है। इसके लिए कई तरह के काम हो रहे हैं। IFS मॉडल भी इन्हीं में से एक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसी तरह के 63 मॉडल तैयार किए हैं और ये देश भर में 18 राज्यों में फैले हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं आज के कृषि कैलेंडर पर और देखते हैं कि वर्तमान समय में आपने कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। आलू की फसल में इस माह खुदाई आरंभ हो जाती है। कटाई से पहले पौधों के ऊपरी भाग डंठल को काट दें। उसके बाद आलू को 20 से 25 दिन तक जमीन के अंदर ही रहने दें। ऐसा करने से आलू का छिलका कड़ा हो जाएगा और खराब नहीं होगा। 20 से 25 दिन बाद खुदाई करके साफ सुथरे कंदों का चयन करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हल्दी एक प्राकृतिक औषधि है। हल्दी का सेवन हम सब करते हैं। हमारे भारतीय रसोई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हल्दी, जिसका इस्तेमाल लगभग सभी सब्जियों में किया जाता है। हल्दी के औषधीय गुणों के कारण ये हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी होती है। लेकिन हल्दी की अगर कोई एक अच्छी किस्म की खेती की जाए तो फिर क्या कहना। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित त्रिनेती सावो से, जो कि मेघालय की एक सफल किसान है और किस तरह से इन्होंने की है हल्दी की खेती, जानते हैं इसके बारे में। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनेती सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनेती ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनेती के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनेती सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। पूसा कृषि मेले का इंतजार हर किसान को पूरे साल भर रहता है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह की ऐसी तकनीकें किसानों को दिखाई जाती हैं, ऐसी तकनीकों की प्रदर्शनी की जाती है, जिससे कि आपको खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हाल ही में वहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स मॉडल की प्रदर्शनी की जा रही है, जिससे भविष्य में आप पानी की बचत करके भी अच्छी खेती कर सकते हैं। आइए आपको इसी के बारे में दें कुछ विस्तार से जानकारी।
हॉर्टिकल्चर डिवीजन के इस स्टॉल में एक मॉडल भी लगाया गया है जिसके जरिए हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है बागवानी के क्षेत्र में। डॉक्टर मुर्तजा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो इस मॉडल को विस्तार से समझाएं कि क्या कुछ खास बातें हैं इस मॉडल की। हाइड्रोपोनिक्स खेती की ये जो मॉडल है इसे हम वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं, और आप देख रहे हैं किसान भाई कि किस तरह से यहाँ पर हम खास करके हरी पत्तेदार सब्जियाँ और हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जो है वो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, जिसमें कि पानी और खाद का नियंत्रण प्रवाह होता है, और इस तकनीक द्वारा हम पौधों को अलग अलग लेयर, जिसे हम मल्टी लेयर कहते हैं। ये जो मॉडल है इसमें हम 100 पौधे को एक साथ उगा सकते हैं, और देखते हैं कि ये जो 100 पौधे का मॉडल है, इस मॉडल में 3 लेयर है, 1 2 ये 3 लेयर है। इसमें एक पंप द्वारा पानी और खाद का निरंतर प्रवाह होते रहता है, और इस मॉडल में LED लाइट सपोर्टेड है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इस मॉडल को जो हमारे किसान भाई और ग्रोअर हैं वो अपने ड्राइंग रूम में, छत पर, कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें LED लाइट भी लगी हुई है। हम इसे लाइट के बगैर भी चला सकते हैं अगर हम इसे खुले खेत में रखेंगे, लेकिन अगर चाहें कि हम घर के अंदर, अगर हम हर आदमी चाहते हैं कि हम घर के अंदर हरे पत्तेदार वाली सब्ज़ी और उच्च मूल्य वाली सब्ज़ी हो, तो उस तरह के मॉडल को हम इसमें उगा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इस तरह के मॉडल में एक आम आदमी और किसान सालों भर निरंतरन, जो चाहे वो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उसका बहुत ही कम पानी में और खाद में, क्योंकि इसमें पानी और खाद का बहुत ही सदुपयोग होता है, और खुले खेत की अपेक्षा में लगभग 20 से 30% ही पानी इस्तेमाल होता है, अर्थात 70 से 80% पानी की बचत होती है। और बहुत ही कम खाद में किसान भाई और ग्रोअर्स इसमें हम अपने घर के अंदर स्वस्थ पौध उगा सकते हैं और उसकी सालों भर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी एक इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस तरह के जो मॉडल में जो पानी में घुलनशील खाद है, जो भी हमारा खाद है उसमें हमें पानी में घुलनशील खाद जैसे कि NPK है, यूरिया फास्फेट है, उसे पानी में घुलाना पड़ेगा, और पानी में घुला करके इस तरह के चैनल के अंदर में पानी और खाद का जो मिक्सचर है उसका एक निरंतर प्रवाह होता रहता है, और इसे हमें इस मॉडल में हमें उस प्रवाह को हमेशा बनाए रखना है। बीच बीच में हम उसे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय में हमें इस प्रवाह को बनाए रखना है। तो ये आम आदमी के लिए, और ख़ास करके आजकल कोविड के युग में हर आदमी चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर में कुछ स्वस्थ पौध हो और पौधे ऐसी चीज़ हो जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, तो ये इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। जल की बचत यहाँ पर हो रही है कम जगह में, और सावधानियां पूर्वक आप इस पद्धति से अपनी खेतों का, अपनी जो हम कहें, माफ़ कीजिएगा, फसलों का है, अच्छी उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मॉडल तैयार किया गया है हमारे किसानों की जानकारी के लिए, आप इससे ज़रूर लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे कृषि में हो रही कुछ हलचलों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा कृषि मेले का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर फल, सब्जियों और रबी फसलों की उन्नत प्रजातियों की प्रदर्शनी की जा रही है। किसान गोष्ठियाँ हो रही हैं और फसल प्रदर्शनी भी किसानों के लिए की जा रही है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। दिल्ली स्थित पूसा मेला ग्राउंड में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। मेले में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम तरह के हितधारक आते हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारियां उन्हें मिलती है। जो शोध कार्य चल रहे हैं, जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं, उसकी जानकारी इस मेले में मिलती है। तो हम भी आज इस मेले में आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे प्रदर्शनी। इसके अलावा किसान गोष्ठी का भी जो है हम रुख करेंगे। इसके अलावा सौर ऊर्जा आधारित एक फ्रिज भी हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है आज का ये मेले का सफर। तो चलिए हम चलते हैं मेले में। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखने की है और वो ये है कि कोरोना संकट का काल अभी टला नहीं है और ऐसे में जबकि मेले में बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, तो हम भी मेले का आनंद जरूर उठाएंगे, लेकिन मास्क के साथ। तो इसलिए मैं भी लगाती हूँ ये मास्क और लेकर चलती हूँ आपको इस मेले में। प्रदर्शनी के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के एक स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक खास किस्म का मॉडल तैयार किया गया है, जिसके बारे में आइए जानते हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर राज सिंह है। मैं यहाँ संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग को देख रहा हूँ, उसका हेड हूँ। जी राज सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये मॉडल जो है ये किस चीज़ का मॉडल है, क्या बता रहा है ये किसानों को? खासतौर पर जो यहाँ की थीम है इस मेले की, आत्मनिर्भर किसान, क्या आत्मनिर्भर किसान बनाने में इस मॉडल का कोई रोल है? हाँ, ये आपने सही कहा है कि इस मेले की जो इस बार थीम है वो है आत्मनिर्भर किसान। अब ये देखना कि आत्मनिर्भर कैसे होगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले तो आवश्यकता है कि किसान के जो परिवार के लोग हैं उनके लिए उचित खाना मिले, खाने के साथ साथ उनको पोषक तत्व वाला खाना मिले, फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति वो सुधार हो। उसमें कैसे सुधार होगा? जब हमारा रोजगार, किसान का रोजगार बढ़ेगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने संस्थान में यहाँ पर 2 मॉडल बनाए हुए। एक मॉडल बनाया हमने 1 हेक्टेयर का, जो स्मॉल यानी कि छोटे किसानों के लिए है, और दूसरा मॉडल हमने बनाया है 0.4 हेक्टेयर का, जो सीमांत किसानों के लिए है। क्योंकि हम ये मॉडल किस किस्म के किसानों के लिए और बताएंगे क्या है? ये हमने छोटे किसानों के लिए बनाया है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। इसमें हमने एक औसत निकाला है कि किसान का जो परिवार है, औसतन 5 परिवार के सदस्य होते हैं, उनके 1 साल के लिए जो अनाज की कितनी आवश्यकता है, दलहन की कितनी आवश्यकता है, तिल की कितनी आवश्यकता है, और उसके अलावा फल और सब्जी उसकी कितनी आवश्यकता होती है, और जो पोषक तत्वों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि एक परिवार को लगभग 110 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रोटीन 1 साल में चाहिए। इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 1 हेक्टेयर जमीन को 8 कंपोनेंट्स में, विभिन्न 8 घटकों में बांटा है, जिसमें फसल उत्पादन है, सब्जी, फल उत्पादन, इसके अलावा हमारे पास डकरी है यानी कि बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, और फिर डेयरी, और डेयरी के अलावा हमने बायोगैस प्लांट भी है। तो इस तरीके से हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे कि किसान जो बाजार से जो सामान, जो इनपुट जो खरीदता है खेती के लिए, उस पर कम से कम निर्भर हो। क्योंकि फार्मिंग सिस्टम में क्या है, फार्मिंग सिस्टम में एक घटक दूसरे घटक से इंटरलिंक्ड है। मान लिया जैसे हमने फसल पैदा की, फसल से किसान को अनाज भी मिलेगा और अनाज के साथ साथ दलहन भी मिलेगी और चारा भी मिलेगा। चारे के लिए हमने यहाँ पर गाय रखी हुई है, दुग्ध उत्पादन है, तो चारे को गायें खाएंगी। उसके अलावा गायों से हमको गोबर और गौमूत्र मिलेगा,
जबकि एक गाय औसतन एक साल में लगभग 30 से 40 कुंटल गोबर दे देती हैं। इसके अलावा 2000 से 2500 लीटर जो गौमूत्र हो जाता है। अगर हम इनकी पूरी निकालें तो एक गाय से लगभग 50 से 55 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है गोबर और गौमूत्र के रूप में। अब इस गोबर को हम जो बायोगैस प्लांट है उसमें प्रयोग करते हैं और अगर एक गाय का जो 20-25 किलो औसतन जो गोबर हो जाता है उससे बायोगैस प्लांट चलाएं तो लगभग 3 घंटे चल जाता है। उस बायोगैस प्लांट से किसान को जो उसके घर की आवश्यकता, खाना बनाने के लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा वो लाइट का भी काम कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मिंग सिस्टम मॉडल है इसमें एक घटक दूसरे घटक से जुड़ा हुआ है, जिससे कि किसान की बाजार पर निर्भरता कम से कम हो, उसको बाजार में कम खर्च करना पड़े और यदि खर्चा कम होगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। ये बहुत ही अच्छी बात कही है और यही इस स्टॉल की थीम भी है और इसमें ये एकीकृत कृषि प्रणाली का एक मॉडल है और इसमें कई तरह के जो उत्पाद है वो मिलते हैं। जैसे कि स्टॉल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मशरूम भी रखा हुआ है, किसान मशरूम उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बतख का अंडा है और जैसा कि अभी हमें डॉक्टर राज सिंह ने बताया, सब्जियाँ मिलती है, खाद्यान्न है, तिलहन जो है, तिलहन से जुड़ी भी कुछ फसलें हैं वो भी यहाँ पर है। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर किसानों को मिलती है। तो न सिर्फ किसानों की जो खाद्य सुरक्षा है वो पूरी होती है बल्कि पोषण सुरक्षा भी उन्हें मिलती है। साथ ही किसानों की आमदनी तो बढ़ती है अगर वो इस मॉडल के अनुसार खेती करते हैं और तमाम तरह के जो कॉम्पोनेंट्स है, घटक है, उसे भी शामिल करते हैं। बहरहाल ये तो इस स्टॉल की बात हुई। अब आगे बढ़ते प्रदर्शनी में और देखते हैं बाकी और स्टॉल्स में क्या खास है। आइए। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज। तो ये है पूसा फार्म सन फ्रिज। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम चाहेंगे। मेरा नाम संगीता चोपड़ा है और मैं यहाँ पे IARI में प्रधान वैज्ञानिक हूँ और इंजीनियर भी हूँ। जी, तो फिर संगीता हमें बताइए कि किस तरह का ये फ्रिज है और किसानों के लिए ये किस तरह से लाभदायक है। तो एक ये 2 टन का बड़ा फ्रिज है जिसके अंदर हम खड़े हैं, तो हम एक तरह से फ्रिज के अंदर ही खड़े हैं और इसमें जो ठंडक है, जो इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये सिर्फ सौर ऊर्जा से चलता है दिन में। तो जब तक सूर्य रहता है ये सुबह से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और शाम को जब सूरज डूब जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और अगले दिन फिर शुरू हो जाता है। और रात के लिए यहाँ पे एक तकनीक करी गई है, एक इनोवेशन है। दिन में जब सौर ऊर्जा होती है तो हवा के साथ साथ पानी भी ठंडा किया जा रहा है, तो जो इवेपोरेटर कॉइल है वो स्प्लिट कर दी गई है और वो पानी जो है एक सबमर्सिबल पंप के साथ ऊपर के रिजर्वॉयर में, जो आप ऊपर देख सकते हैं, एक तरह की वाटर बैटरी है, उसमें ये पानी सर्कुलेट हो रहा है सारा दिन सौर ऊर्जा से। और जब रात हो जाती है और सब बंद हो जाता है तो यही पानी इस कमरे को ठंडा रखता है। और इसकी दीवारें जो हैं हाई डेंसिटी थर्मोकोल, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है, वो लगाई हुई हैं। ये पैनलिंग है और उसके बाद एक तरह का ये आप देख सकते हो मैश है, ये मैश है जो आउटर दीवार पे है और ये साथ में गीला है, गीला रखते हैं इसको ड्रिप इरिगेशन से ताकि इवेपोरेटिव कूलिंग इसकी तह से होती जाए। और तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इवेपोरेटिव कूलिंग प्लस सोलर रेफ्रिजरेशन का कॉम्बिनेशन है जिससे ये ठंडा रख रहे हैं। और इसमें जो रिसर्च है हम लोगों ने जो की है, 5 साल का एफर्ट है ये। और मेरे साथ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर रैंडोल्फ बॉड्री, प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एंड डॉक्टर नॉर्बर्ट म्यूलर, अगेन प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। हम तीनों की ये टीम है जिन्होंने ये बनाया है और हम 4 ऐसे स्ट्रक्चर बना चुके हैं। एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट IARI डिवीज़न में है और 2 गांव में बन चुके हैं। एक पिचोलिया राजस्थान में, गांव पिचोलिया अजमेर राजस्थान, और एक हरियाणा चमरारा विलेज में, और ये चौथा है।
कृषि विज्ञान मेले की कुछ खास झलकियाँ। हमें उम्मीद है कि इस मेले में जो कुछ भी हमने आपको दिखाया वो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। ख़ास तौर पर पूसा फार्म सन फ्रिज का कॉन्सेप्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से लोग भी बेहद उत्साहित है और खुश है इस आयोजन को देखते हुए। तो इसी तरह से हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी और एक बार फिर से कल जो कि इस मेले का आखिरी दिन है उसकी भी खास झलकियाँ हम आपके लिए पहुँचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और किसान भाइयों बहनों, अब आइए जानकारी हासिल करते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगली बार फिर होंगे हाजिर कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।